रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों बात करें अगर आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। और इसी छत्तीसगढ़ में एक ज़िला लगता है बालोद ज़िला। ये जो बालोद ज़िला है इसके अंतर्गत एक थाना आता है, गुरूर थाना। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 26 मार्च साल 2019 की, यानी अब से महज 5 साल पहले की यह बात है। जो गुरूर थाना है, इस गुरूर थाने के अंतर्गत एक नहर बहती है जिस नहर का नाम है गंगरेल नदी, गंगरेल नहर। ये जो नहर है सिंचाई पर्पज़ से बहती है, तो बहुत सारे जो किसान हैं वो इस नहर से ही, जिनके खेत उस नहर के आसपास नज़दीक में है, वो इससे ही सिंचाई करते हैं। तो जैसा कि अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग को पता लगता होगा कि नहर के अंदर जब भी पानी आता है, जो लोग सिंचाई करने जाते हैं तो कई बार तो लोग रातों को ही चले जाते हैं और नहर में कुछ पाइप लगा रखे होते हैं जिन्हें कुलाबा भी बोलते हैं, किसी में बम्बा बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है जो नहर से छोटा सा एक घट्टा टाइप का होता है जो काट लेते हैं, जिसको अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। तो ये जो लोग थे रात को ही जाकर जो है उस नहर से पानी जो है अपने खेतों की तरफ लेकर सिंचाई किया करते थे। लेकिन इसी 26 मार्च साल 2019 को इस गंगरेल नहर पर जब कुछ लोग सिंचाई करने के लिए, पानी कटाने के लिए पहुंचते हैं, तो देखते क्या है कि इसी नहर के अंदर एक लाश जो कि बहुत तेज़ी से बहती हुई उनकी तरफ चली आ रही है। अब जब गांव वाले अपनी तरफ उस लाश को बढ़ते हुए देखते हैं तो घबरा जाते हैं। दोस्तों आप लोग सपोज़ कीजिए कि आप कहीं पर नहर पर हों और वहाँ पर लाश जो है उस नदी के अंदर बहती हुई आती हो, तो आप लोग तो घबरा ही जाएंगे। इसी तरीके से ये जो गांव वाले थे जब गंगरेल नहर के अंदर इस तरीके से लाश को अपनी साइड आते हुए देखते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन जैसे ही लाश उनके पास में आती है, गांव वाले जो होते हैं वो जैसे तैसे कर उस लाश को रोकते हैं और उसके बाद में तुरंत जो गुरूर थाना होता है, इस गुरूर थाने में फ़ोन कर देते हैं और बताते हैं कि साहब इस तरीके से जो गंगरेल नहर है, उस नहर के अंदर एक डेड बॉडी बहती हुई आई है, हमने उस डेड बॉडी को रोक लिया है, लिहाजा आप जो है जल्दी से पहुंच जाइए और देख लीजिए डेड बॉडी किसकी है, किसने इसे मारकर फेंक दिया है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वालों की तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि उनके थाना क्षेत्र में नहर के अंदर इस तरीके से डेड बॉडी बहती हुई आ रही है, किसने कत्ल कर दिया, किसका कत्ल हो गया। पुलिस वाले जो थे वो तुरंत अपनी गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी उठाने के बाद में तुरंत मौके वारदात पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले जो डेड बॉडी थी उसकी बड़ी ही बारीकी के साथ में समीक्षा करते हैं। जब डेड बॉडी की समीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी बहती हुई आई है ये एक लड़की की डेड बॉडी है जिसकी उम्र 27-28 साल के आसपास रही होगी। लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत है और इसका जो पहनावा था उसे देखकर ये अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता था कि ये लड़की किसी हाई प्रोफाइल घर की है, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़े घर की ये लड़की है। देखने में भी लड़की बेहद ही खूबसूरत थी और इस लड़की के जो हाथ और पाँव थे वो बांधे गए थे, गर्दन भी इसकी बांधी गई थी और बाकी जिस्म पर बहुत ज़्यादा चाकुओं के निशान थे। यानी पुलिस वाले ये तो समझ चुके थे कि मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस वाले तुरंत उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और कस्टडी में लेने के बाद में पुलिस वाले इस मामले में ज़रा भी डीले नहीं करते। इस लड़की की जो लड़की मृत थी, जिसकी हत्या की गई थी और उसके शव को नहर के अंदर बहाया गया था, उसके कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं और उसके बाद में आसपास के थानों में भिजवाते हैं, आस पड़ोस के लोगों को दिखवाते हैं। सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं उसमें जो फेसबुक का पेज होता है वहाँ पर सर्कुलेट किया जाता है, ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया जाता है। पुलिस वाले इस उम्मीद में इस फोटो को सर्कुलेट कर रहे थे कि कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस डेड बॉडी को पहचान ले, आए और इस डेड बॉडी को क्लेम करे और उसके बाद कम से कम हम लोग ये पता लगाएं, क्योंकि कोई अगर डेड बॉडी को क्लेम करेगा तो ये पता चलेगा कि हत्या कब हुई, कैसे हुई, लड़की कहाँ गई थी। यानी कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो जब सामने आएंगी, जब कोई डेड बॉडी को क्लेम करे, इस लड़की की शिनाख्त हो कि कहाँ की रहने वाली है, कौन है, किससे क्या दोस्ती, किससे क्या दुश्मनी। यही सारी चीज़ों की उम्मीद लेके जो पुलिस वाले थे वो इस लड़की के फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर और अलग अलग थानों में सर्कुलेट कर रहे थे। अब जो लड़की के फ़ोटोग्राफ्स थे वो हर जगह सर्कुलेट हो चुके थे और पुलिस वाले जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं से कोई ऐसा मिले जो ये शिनाख्त कर ले कि ये जो लड़की है उनके ही घर की लड़की है। लिहाजा इस मामले में पुलिस वालों को ज़्यादा मशक्क़त करनी भी नहीं पड़ती है और पुलिस वालों को पता चलता है कि इसी छत्तीसगढ़ में एक जगह लगती है धमतरी। इसी धमतरी की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आंचल यादव है, ये उसी की डेड बॉडी है। लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं अब छत्तीसगढ़ में, और जो धमतरी है इस धमतरी में आंचल यादव के परिवार वालों को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारे घर की लड़की है आंचल यादव। तो परिवार वाले कहते हैं कि हाँ आंचल यादव तो हमारे ही घर की लड़की है। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं जो धमतरी में आंचल यादव के घर पर फ़ोन किया था वो कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है आंचल यादव उसकी डेड बॉडी हमें मिली है।
अब घर वाले जब ये बात सुनते हैं उनको तो जैसे काटे खून नहीं, घर वाले बदहवास हो जाते हैं। उसके बाद में जो एड्रेस पुलिस ने बताया था उस एड्रेस पर दौड़े दौड़े भागे भागे पहुंचते हैं बदहवास तरीके से, और जो डेड बॉडी थी जब उसको देखते हैं और देखने के बाद में तुरंत शिनाख्त कर लेते हैं कि हाँ ये डेड बॉडी हमारी ही बेटी, हमारी ही लड़की आंचल यादव की है। अब घर वाले लड़की की पहचान कर चुके थे, लेकिन पुलिस वालों के जहन में एक सवाल जो कि बहुत तेज़ी के साथ में कौंध रहा था, और वो सवाल ये था कि आखिरकार ये लड़की धमतरी की रहने वाली है, आखिरकार इसकी डेड बॉडी नहर में बहते बहते इतनी दूर कैसे पहुंच गई। अब पुलिस वाले इस लड़की के बारे में घर वालों से बाकी सारे लोगों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि ये जो लड़की है काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल लड़की है और इसे एक्टिंग से लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर अपनी रील्स बनाकर डाला करती थी, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाया करती थी। क्योंकि ये जो लड़की थी इसके हाथ में डायमंड की रिंग और अलग अलग सोने के आभूषण इस बात की गवाही दे रहे थे कि लड़की ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और दोस्तों, इसका खुद का एक अपना बंगला भी था और घर वालों को भी इसने गरीबी से निकाल कर बहुत ऊंचे मकाम पर बैठा दिया था। खुद ये रायपुर में रहकर कुछ एक्टिंग वगैरह का काम भी क्या करती थी, यानी जो बातें थीं, जो सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, उससे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा साफ थी कि अगर ये लड़की ज़िंदा रह जाती तो शायद एक्टिंग में भी ये बहुत आगे जा सकती थी। क्योंकि जिस तरीके से गरीबी से निकाल कर अपने परिवार को नई ऊंचाइयों पर बिठाला और उसके बाद में अपने लिए, खुद के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़हीन दिमागी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अब लड़की इतने ज़्यादा नाम वाली, इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल लड़की, इस तरीके से उसका मर्डर हो जाना, धीरे धीरे जब ये बातें लोगों तक पहुंचती हैं तो लोगों में कौतूहल मच जाता है कि भैया ऐसे कैसे, इस लड़की का क्यों मर्डर हो गया, क्या रीज़न था, क्या बात थी। अब मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस के ऊपर भी लगातार प्रेशर बढ़ रहा था कि कुछ भी कर इस केस को सुलझाया जाए। इधर पुलिस थी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन अभी शुरुआती चरणों में थी। लेकिन ये मामला पुलिस को कहीं ना कहीं आगे परेशान करने वाला था, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस वालों ने घर वालों से भी पूछताछ की थी और घर वालों से पूछा था क्या तुम्हें इस पूरे मर्डर केस में किसी के ऊपर कोई शक या कोई ज़ाती दुश्मनी वगैरह कुछ ऐसा, अगर किसी के ऊपर शक हो, कुछ रंजिश का मामला हो तो पुलिस को बताओ, हम लोग उस लेवल से छानबीन करें। लेकिन घर वालों ने भी यही बताया था कि साहब इस लड़की की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब चूंकि कोई लड़की है तो भला किसी से क्या ही दुश्मनी रखेगी, इसलिए हमें तो ना किसी के ऊपर शक है और ना कोई दुश्मनी का मामला है। लिहाजा जब घर वालों की तरफ से भी ये बातें साफ तरीके से पुलिस को कह दी जाती है कि ना किसी के ऊपर शक है, ना किसी से दुश्मनी, अब पुलिस वाले सोचते हैं कि यहाँ से तो कुछ हाथ नहीं लगा, इसलिए पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि ये जो लड़की है इसकी कुंडली खंगालनी चाहिए। और जब पुलिस वाले इसकी कुंडली खंगालना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि ये जो लड़की है धमतरी में ही पैदा हुई, यहीं पर पली बड़ी, हाई स्कूल इंटर किया, उसके बाद में बीकॉम करने के लिए चली जाती है। 2008 में ये अपना बीकॉम कंप्लीट कर लेती है। अब ग्रेजुएशन हो चुकी थी, उसके बाद में ये तलाश करती है नौकरी की। बाकायदा जब नौकरी की तलाश करती है तो बजाज फाइनेंस में से नौकरी मिल जाती है, अच्छी खासी नौकरी थी। अब बजाज फाइनेंस में काम करना चालू करती है तो वहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमाती है, लेकिन 2-3 साल तक ही बजाज फाइनेंस में काम करती है। उसके बाद ये रिलायंस में चली जाती है और रिलायंस में ये अपना कामकाज करना शुरू कर देती है। अब जब ये रिलायंस में काम कर रही थी तो रिलायंस में काम करते करते इसके जहन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। दरअसल ये जो लड़की थी इसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। ये चाहती थी कि वो एक लग्जरी लाइफ जिए, इसके पास में आईफोन हो, 3 कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन हो, एक बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो, आस पड़ोस में नौकर चाकर चले। लेकिन ये सारी चीज़ें इस बजाज फाइनेंस और रिलायंस की नौकरी से पॉसिबल नहीं था। अब इसलिए इसे अपने शौक़ पूरी करने थे, लिहाजा अब ये एक शॉर्टकट रास्ता चुनती है और शॉर्टकट रास्ते में सबसे पहले ये सहारा लेती है सोशल मीडिया का। अब साल 2018 के लगभग का वाक़या था कि उस समय के आसपास जो रील्स थी ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, क्योंकि टिकटॉक का ज़माना था। जो कोई भी थोड़ी बहुत अपना हुनर दिखा लेता था तो उसके लाखों में, मिलियंस में फॉलोवर चले जाते थे, लाखों मिलियंस व्यूज़ उसके आते थे। और अगर कोई लड़की है और वो थोड़ा सा भी अगर जिस्म वगैरह दिखा दे तो उसे इसका एडवांटेज मिलता था। आज भी आप लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पर अगर कोई लड़की इस तरीके की नुमाइश कर रही है तो उसके लाखों करोड़ों में व्यूज़ आते हैं। इस तरीके से जो लड़की थी इसे इसका एडवांटेज भी मिलता है। अब 10-12 हज़ार रुपये तो रोज़ के ये कमा लिया करती थी। और जब ये लड़की अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने फ़ोटोज़, अपने वीडियोस डालना शुरू करती है तो इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी ये लाखों में चली जाती है। इसका रसूख, इसका रुतबा लोगों के बीच में
बनने लगता है और ये लड़की का भी देखते ही देखते नाम हो जाता है। उसके बाद में शहर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके साथ में उठते बैठते, बड़े बड़े लोगों के साथ में इसके फ़ोटोज़। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सारी बातें सुनते हैं कि एक लड़की है जो गरीब घर से निकलती है, उसके बाद में सोशल मीडिया की स्टार बनती है और उसके बाद में शहर के बड़े बड़े लोगों से उसका उठना बैठना हो जाता है। जब ये सारी ही बातें पुलिस वाले सुन रहे होते हैं तो पुलिस वाले के जहन में एक चीज़ बहुत क्लियरली आ जाती है कि ये जो मामला है, जितना आसान हम इस मामले को समझ रहे हैं, ये मामला उतना आसान नहीं है। जब इस लड़की से बड़े बड़े रसूखदार लोगों का मिलना जुलना है, बड़े बड़े लोगों के साथ में इसका उठना बैठना है, तो ज़रूर किसी ऐसे आदमी का हाथ इस पूरी केस के अंदर होगा कि जिससे इस लड़की का कुछ ना कुछ हो। अब ऐसे में पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से तो ले रहे थे, लेकिन जब कुछ चीज़ें पुलिस वालों को मिल नहीं रही थी तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, ज़रूर इसमें किसी ना किसी बड़े आदमी का हाथ है। उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि ये जो लड़की है जहाँ पर रहा करती थी, जहाँ पर इसका रूम है, एक बार उस रूम को बहुत ही बारीकी से चेक कर लेते हैं। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का नाम वहाँ से निकल कर सामने आ जाए जिससे ये पता चल सके कि आखिर कत्ल करने के पीछे उसका हाथ है। लिहाजा पुलिस वाले अब इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इस लड़की के यहाँ बाकायदा एक सर्च वारंट लेकर पहुँचते हैं और इस लड़की का जो कमरा होता है उसे बहुत ही बारीकी से सर्च करते हैं। अब पुलिस वाले तो यहाँ पर मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने गए थे, लेकिन जब इस कमरे की तलाशी की जाती है तो यहाँ से अलग अलग कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसे देखने के बाद में पुलिस वाले हिल जाते हैं। दरअसल इसके कमरे से एक लैपटॉप, अलग अलग कंपनी के कुछ एक्टिव सिम मिले थे और इसी कमरे के अंदर बहुत सारी हार्ड डिस्क, बहुत सारे मेमोरी कार्ड यानी चिप। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को मिलती हैं तो पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं कि इसके कमरे में 4-4 फ़ोन अलग से पड़े हुए हैं, सिम एक्टिव अलग से पड़े हुए हैं, इतने सारे हार्ड डिस्क, इतने सारे मेमोरी कार्ड, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है। लिहाजा पुलिस वाले अब टेक्निकल टीमों का सहारा लेते हैं और ये जो लैपटॉप मिला था, जो हार्ड डिस्क वगैरह वहाँ पर थी, इन सब के पासवर्ड को क्रैक करते हैं और क्रैक करने के बाद में जब उस लैपटॉप की मेमोरी के अंदर झांकते हैं तो ऐसा कौन नहीं था, ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं था इस शहर के अंदर जिसका आपत्तिजनक वीडियो इस लैपटॉप के अंदर कैद नहीं था। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं। उसके बाद में सोचते हैं कि ये मामला तो कुछ और ही निकला, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़की थी इन आपत्तिजनक वीडियोस के ज़रिए कुछ लोगों को ब्लैकमेल कर रही हो। अब पुलिस वाले ये भी सोचते हैं कि जो बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े लोग इस शहर के इसकी वीडियोस में कैद हैं, जो आपत्तिजनक स्थिति में जिनके वीडियोस इसके मोबाइल में, इसके हार्ड डिस्क में मिले हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से किसी व्यक्ति ने मर्डर करवा दिया जो। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने रसूखदार लोग थे कि ऐसे किसी के ऊपर हाथ डालना ये भी पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस लड़की के बारे में थोड़ा और डीप में जाना चाहिए। उसके बाद में पुलिस वाले इस केस के अंदर थोड़ा और डीप जाते हैं। अब जब पुलिस वाले इस केस के अंदर थोड़ा और डीपली जाते हैं तो पुलिस वालों को यहाँ से एक और हैरान कर देने वाली चीज़ पता चलती है। दरअसल ये जो लड़की थी ये सम्मोहन विद्या यानी काला जादू यानी वशीकरण जैसी चीज़ें जो थीं उसे सीखना चाहती थी और इस लड़की का ये मानना था कि अगर एक बार वो सम्मोहन विद्या यानी वशीकरण को सीख लेगी तो शहर के बड़े बड़े लोगों को वो अपने वश में कर लेगी और उसके बाद में जैसे चाहेगी उनसे काम ले लेगी। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें पुलिस के सामने आई थी उसमें पता ये चला था कि ये लड़की एक बाकायदा कभी बंगाल जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है सम्मोहन विद्या सीखने के लिए, और अलग अलग तांत्रिकों से इसका मेल मिलाप होता रहता था और इसने वशीकरण सीखने के लिए उन तांत्रिकों को तकरीबन 25 लाख रुपए की मोटी रकम भी दी थी। अब यहीं से पुलिस वालों का जो दिमाग था वो दूसरी तरफ भी डाइवर्ट हो जाता है। पुलिस वालों को ये लगता है कि हो सकता है कि इस लड़की ने किसी को 25 लाख रुपए वगैरह पैसा वगैरह दिया हो और उसके बाद में वो जो तांत्रिक था वशीकरण सिखा ना पाया हो, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हैं। तो जब वशीकरण सिखाना आया हो तो लड़की जो है वो अपने पैसे वापस मांग रही हो और इसी सब चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तांत्रिक ने ही इस लड़की का कत्ल कर दिया। अब पुलिस वाले जो थे वो तांत्रिक के एंगल पर भी छानबीन शुरू करते हैं। अब इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए पुलिस वाले 2 एंगल्स पर जांच कर रहे थे। एक वो एंगल्स था जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग थे, दूसरा एंगल्स वो था कि जहाँ पर ये लड़की वशीकरण सीखने की कोशिश कर रही थी। अब जब पुलिस वाले इन 2 एंगलों पर छानबीन कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच में एक तीसरा एंगल भी निकल के आ जाता है और ये जो तीसरा एंगल होता है ये एंगल ये होता है कि इस लड़की के जो परिवार वाले थे वो भी इससे खुश नहीं थे। दरअसल ये जो लड़की थी इसके जो पिता थे उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम पर कर रखी थी और उसके बाद में पिताजी की मौत हो जाती है। अब घर में बचता है भाई और माँ।
और जो भाई और माँ थे वो भी इस लड़की से खुश नहीं थे। आए दिन इस लड़की के साथ में झगड़ा, आए दिन घर में कलह होती थी। तो पुलिस वाले ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरे एंगल में लड़की का मर्डर हो गया हो। इसलिए पुलिस वाले फैसला करते हैं कि चलो जो घर वाले, जो परिवार वाले लोगों का एंगल है, इस एंगल पर भी छानबीन करो। अब टोटल 3 एंगल्स पर पुलिस छानबीन कर रही थी। पहला, शहर के बड़े रसूखदार लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसमें से किसी ने हत्या कर दी हो। दूसरा, किसी तांत्रिक तो हत्या नहीं कर दी। तीसरा, कि परिवार वालों ने तो हत्या नहीं कर दी। अब इन तीनों ही एंगल पर पुलिस छानबीन कर रही थी कि इसी बीच में एक चौथा एंगल भी पुलिस के सामने आता है। और चौथा एंगल ये होता है कि ये जो लड़की जो फोटोज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर डाला करती थी, उसे इसे बहुत ज़्यादा हेट मिला करती थी और लोग इसे धमकियाँ भी दिया करते थे। तो पुलिस वाले सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं किसी हेट के चक्कर में किसी हेटर्स ने इस लड़की की हत्या कर नहर में इसके शव को फेंक दिया हो। अब पुलिस वाले जो थे वो इन चारों एंगल पर अपनी छानबीन शुरू कर चुके थे। चारों एंगल पर छानबीन हो रही थी। पुलिस वालों को उम्मीद थी कि इन चारों एंगल्स में से कोई तो एंगल्स ऐसा होगा कि जिस पर ये पुलिस को पता चलेगा कि इस तरीके से मर्डर हो गया। लेकिन जब चारों ही एंगल पर छानबीन हो रही थी, इसी बीच में एक 5वां एंगल निकल के आता है। और ये जो 5वां एंगल होता है ये बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला होता है। दरअसल इस 5वें एंगल के हिसाब से कि ये जो लड़की थी इसके ऊपर बाकायदा एक FIR थी और इस FIR के हिसाब से ये लड़की जेल भी जा चुकी थी। दरअसल ये जो लड़की थी उस FIR कॉपी में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि इस लड़की ने एक फॉरेस्ट अधिकारी को अपने हुस्न के जाल में फंसाया। उसके बाद में उसके साथ में वीडियोस फोटोज़ क्लिक कराए। बाद में जो फॉरेस्ट अफसर था उसको इसने ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन जो फॉरेस्ट अफसर था उसने इसके खिलाफ FIR कर दी और इस मामले में ये जो लड़की थी वो जेल जा चुकी थी। इसके अलावा इस लड़की के ऊपर एक और केस था जो ज़मीन के फ्रॉडगिरी को लेकर केस था और उसमें 25 मार्च को ये जो लड़की थी वो कोर्ट गई थी क्योंकि कोर्ट में पेशी थी और ये खुद उस कोर्ट के अंदर गई थी। लिहाजा पुलिस वाले ये भी सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट से ये लड़की लौट रही हो और उसी समय किसी सरफरे ने इसकी हत्या कर दी हो जो इसका दुश्मन हो। लिहाजा पुलिस वाले अलग अलग एंगल पर 5-6 एंगल ऐसे थे जिस पर छानबीन कर रही थी और पुलिस वालों को उम्मीद थी कि इन 5-6 एंगल्स पे जब हम जांच कर रहे हैं तो कोई तो ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे कुछ संदिग्ध मिले, उसके बाद में हम छानबीन को आगे बढ़ाएं। इस पूरी छानबीन में पुलिस वाले कभी तांत्रिकों से मिलते हैं, कभी डरते डराते जो रसूखदार लोग थे जिनकी शासन प्रशासन में अच्छी पैठ थी उनसे भी डरते डराते पूछताछ करते, कभी पुलिस वाले परिवार वालों से भी पूछताछ करते, कभी पुलिस वाले जो फ्रॉडगिरी का मामला था उससे पूछताछ करते, कभी फॉरेस्ट अधिकारी से। और इन पूरे मामलों में पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। इस पूरे केस के अंदर पुलिस ने इस लड़की की 3 सहेलियों को भी गिरफ्तार किया था, उनसे भी पूछताछ हो रही थी। लेकिन जितनी मेहनत से पुलिस वाले इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, शायद पुलिस वालों की किस्मत उतनी ही ख़राब थी क्योंकि इस केस के अंदर हर एंगल से पुलिस ने छानबीन कर दी थी, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा क्लू, कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं मिली जिससे ये मर्डर केस था वो खुल सके। अब इस पूरे मामले में जो वक्त था वो वक्त गुजरता रहता है, लगातार पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है। जो लोग थे उनके अंदर पैनिक था कि अभी तक ये मर्डर केस सुलझा नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले हर तरफ से हाथ पैर मार कर हार चुके थे। जब कहीं से भी पुलिस को ऐसा नहीं लगता है कि ये केस खुल सकता है तो उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार फिर से शुरू से इस केस को देखते हैं। अब मामले की शुरू से जांच करना मतलब साफ था कि ये जो लड़की जहाँ की रहने वाली थी वहाँ से इस मामले की छानबीन शुरू की जाए। उसके बाद में पुलिस वाले इस आंचल यादव के घर पे पहुँचते हैं। बाकायदा जो इसका कमरा था, इसका घर था, जो घर वाले थे, इन सब से पूछताछ शुरू की जाती है। और दोस्तों पुलिस वालों के लिए ये केस इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि पुलिस वालों को क्राइम सीन का ही नहीं पता था कि आखिरकार मर्डर कहाँ हुआ है, क्योंकि डेड बॉडी तो नहर के अंदर मिली है। अब पुलिस वाले अपनी टीमों को लेकर, चाहे डॉग स्क्वाड की टीम हो चाहे SFL की टीम हो, लगातार छानबीन कर रहे थे। इसी बीच में ये जो लड़की थी आंचल यादव, इसकी एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी, हुंडई कार। उस हुंडई कार से पुलिस वालों को कुछ सबूत मिलते हैं क्योंकि इस कार के अंदर कुछ ऐसे खून के धब्बे मिले थे, कुछ ऐसे बाल टूटे हुए मिले थे जिससे ये लग रहा था कि इस कार के अंदर कुछ ना कुछ संदिग्ध हुआ है। अब जो डेड बॉडी थी वो डेड बॉडी एक नहर के अंदर मिली, बहुत दूर जाकर। दूसरी तरफ जो कार थी वो इस लड़की आंचल यादव के घर पे ही खड़ी हुई थी। इसलिए ये जो केस था अब ये किधर और ही इशारा करने लगा था। अब ये जो सबूत थे पुलिस वालों को इस कार के अंदर मिले थे, लेकिन पुलिस वालों के लिए इतने सबूत काफ़ी नहीं थे। इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि कुछ और सबूत जुटा लिए जाएं, उसके बाद हाथ डाला जाए। इसलिए पुलिस वाले उस पूरे एरिया में जितने भी CCTV कैमरास होते हैं उन CCTV कैमरास को खंगालते हैं, कहीं ऐसा हो कि कुछ मिल जाए। लेकिन जितने भी CCTV कैमरास पुलिस ने खंगाले थे वहाँ से कुछ मिलता ही नहीं है। अब पुलिस वाले इस केस में बड़ा हैरान होते हैं
कि हमने सोचा था कि बहुत जल्दी खुल जाएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मिली थी संदिग्ध, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो थी वहाँ पर तो कुछ ऐसा पर्याप्त सबूत मिला नहीं कि घर वालों पर हाथ डाल लिया जाए। इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस कार के अंदर जो कुछ चीज़ें मिली हैं उसी के आधार पर जो इस लड़की यानी आंचल यादव का भाई है सिद्धार्थ, उसको एक बार पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। कभी नहर के पास जाना, कभी इस लड़की के गांव में आना, कभी उन रसूखदार लोगों से पूछताछ करना, कभी कलकत्ता उन व्यापारियों से जाके पूछताछ करना, उन तांत्रिकों से जाके पूछताछ करना, कभी फॉरेस्ट अधिकारी, इन सारे एंगल्स पे पुलिस ने जांच पड़ताल की थी, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिला था। इसलिए पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है, जो भी छोटा मोटा सबूत मिला है इसी सबूत के आधार पर इसके भाई को एक बार पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। अब जब सिद्धार्थ को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो सिद्धार्थ पुलिस के हर जवाब के जो सवाल के जो जवाब थे वो दे रहा था, लेकिन कई जवाब ऐसे थे सिद्धार्थ के जिनमें घुमाव था। अब जब पुलिस इसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट देखती है, अब जहाँ की पुलिस ने इतनी मेहनत की थी कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा था और यहाँ पर आवाज़ में लड़खड़ाहट, इसलिए पुलिस वाले थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, आवाज़ में लड़खड़ाहट तो आई। अब उसके बाद में पुलिस वाले इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर तक तो ये पुलिस को इधर भरपूर घुमाने की कोशिश करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन एक कहावत है कि पुलिस वाले अगर सख्ती से पूछताछ करते हैं तो मुर्दा भी बोला करते हैं, और सिद्धार्थ तो फिर भी जिंदा था। अब पुलिस वाले सिद्धार्थ को फ्रंट सीट पर बैठाते हैं और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब इसकी मेहमान नवाजी करते हैं तो जो सिद्धार्थ था ये पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में एक कहानी सुनाता है। जो कहानी सिद्धार्थ ने पुलिस को सुनाई थी उस कहानी के हिसाब से जो परिवार था, उस परिवार में घर की बड़ी बेटी आंचल यादव थी, छोटा भाई सिद्धार्थ था, माँ ममता थी। ये जो परिवार रह गया था, जब घर के मुखिया की मौत हो जाती है तो उसी समय जो सारी संपत्ति थी मुखिया ने इस लड़की आंचल यादव के नाम पर कर दी थी। लेकिन सिद्धार्थ को इन सारी चीज़ों से कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो आंचल यादव थी वो भी इसी घर में पली बड़ी थी, इसलिए उसे भी यही था कि बहन है, कोई ऐसी बात है नहीं, बहन भाई के खिलाफ तो जाएगी नहीं। उसके बाद में जो आंचल यादव होती है ये अपनी नौकरी छोड़ देती है। जब नौकरी छोड़ती है तो परिवार वालों को यानी माँ और भाई सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से परिवार चल रहा था, तुमने अचानक से नौकरी क्यों छोड़ दी। लेकिन परिवार वाले समझाते हैं, लेकिन जो आंचल यादव थी उसने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसके जो दिमाग थे उसमें कुछ और आइडियाज़ चल रहे थे। उसके बाद में वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी रील्स और वीडियोस और फोटोज़ जो थे वो डालना शुरू कर देती है। टिकटॉक का ज़माना था। अब जिस गांव में धनतरी में ये रहती थी वहाँ पर जब इसकी रील्स फोटोज़ वायरल हुए तो लोगों ने सिद्धार्थ को फ़ोटो दिखाई कि देखो तुम्हारी बहन किस तरीके से अपना जिस्म दिखा रही है, किस तरीके की हरकतें कर रही है। ये सारी बातें सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा बुरी भी लगा करती थी। सिद्धार्थ अपनी बहन से आए दिन इस बात को लेकर कलह किया करता था, लेकिन जो बहन आंचल यादव थी उसके ऊपर जो कामयाबी या फिर यूँ कहें कि उड़ने का जुनून सवार था वो इन सारी चीज़ों से रुकने से बाज नहीं आती है। अब धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो उस बात में टिकटॉक बैन हो जाता है इंडिया के अंदर, जब इसका जो रील्स का ये सारा काम बंद होता है। लेकिन उस समय तक ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। उसके बाद में इसने शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू किया, उनके साथ में उठना बैठना, उनके साथ में शारीरिक संबंध, उनके साथ में फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपत्तिजनक। तो कभी किसी नेता के साथ में फ़ोटो लगाती सोशल मीडिया पर, कभी किसी बड़े व्यापारी के साथ में फ़ोटो लगाती। अब ये चीज़ें जो थी वो परिवार के लिए बहुत ज़्यादा नासूर बनती चली जा रही थी। माँ जो थी वो एक दिन इस बेटी आंचल यादव को समझाती है कि बेटा तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। ये सब जो चीज़ें तुम कर रही हो ये बहुत बड़े लोग करते हैं, हाई प्रोफाइल लोग करते हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं और हमें इसी समाज के अंदर रहना है। और जो तुम चीज़ें कर रही हो चीज़ें इतनी ज़्यादा गलत है कि समाज में कहीं ना कहीं तुम्हारे जो पिता थे उनकी इज्जत को ठेस पहुँचाएंगे। लेकिन जो माँ थी अपनी बेटी को समझाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन आंचल यादव के जहन में जो चीज़ें चल रही थी बस वही चल रही थी। वो माँ की बात सुनती है, आई गई कर देती है। अब उसके बाद में ये जो भाई बहन थे इनके बीच में टकरार लगातार चलती रहती है। लगातार जो आंचल यादव थी उसने भी सारी हदें पार कर रखी थी। उसने एक कुत्ता पाला था, कायदे से उसने 3 कुत्ते पाले थे। उसमें एक कुत्ते का नाम इसने अपने भाई के नाम पर, सिद्धार्थ के नाम पर रखा था और उसे अपने भाई के नाम से ही बुलाती थी। यानी ये इतनी ज़्यादा नफरत अपने उस भाई से किया करती थी। सिद्धार्थ को भी ये बातें पता चली तो उसे भी बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी। कई बार इस बात को लेकर घर में झगड़ा भी हुआ। उसके बाद में 25 मार्च साल 2019 का दिन आता है। एक केस चल रहा था इसमें ज़मीन फ्रॉडगी को लेके, तो उस केस में ये गई थी। उस दिन ये घर पे आई हुई थी। इसी बीच में सिद्धार्थ भी आ जाता है। सिद्धार्थ ऑलरेडी बाहर से जला भुना आया था, वो बहुत सारी बातें सुन के आया था, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि सिद्धार्थ का कहीं रिश्ता लगा था तो उसकी बहन की वजह से उसका रिश्ता मना हो गया। लोगों ने कहा अरे ये उसका भाई है आंचल यादव का, तो इतने अच्छे परिवार में हम अपनी बेटी क्यों देंगे।
इसलिए सिद्धार्थ का रिश्ता भी कई बार मना हो चुका था। इसलिए वो अपनी बहन को हमेशा समझाता था कि तुम जो चीज़ें कर रही हो वो छोड़ दो, ठीक नहीं है। लेकिन आंचल यादव के जहन पर, दिमाग पर सिर्फ एक ही चीज़ सवार थी कि उसे कामयाब होना है। और कामयाबी कुछ इस तरीके से कि वो अपने जिस्म की नुमाइश करती, तरह तरीके की चीज़ें करती, शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ में अपना मिलना उठना करती। यही सारी चीज़ें जो थी वो सिद्धार्थ अपनी बहन से पूछने लगता है। लेकिन इसी बीच में 25 मार्च को इन दोनों भाई बहन के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। आंचल जो थी वो अपने भाई को धक्का दे देती है। धक्का देने के बाद में सीधा किचन में भागती है, वहाँ से चाकू लेके आती है और कहती है कि तुम्हें जान से मार दूंगी। अब इसी धक्का मुक्की में जो भाई था वो चाकू आंचल यादव से छीन लेता है और उसी चाकू से आंचल यादव की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में अपनी माँ को बताता है कि इस तरीके से हो गया। उसके बाद में माँ कहती है कि डेड बॉडी को पैक करो, इस डेड बॉडी को तुम ठिकाने लगाओ, मैं घर का सारा काम काज जो है वो संभाल लेती हूँ, यानी जो क्लीनिंग वगैरह करना है, कहीं खून के धब्बे वगैरह वगैरह मैं संभाल लेती हूँ। उसके बाद में सिद्धार्थ जो था वो आंचल यादव की डेड बॉडी को पॉलीथीन में पैक कर गाड़ी में लाता है और बहुत ही संकरी गलियों से निकलता हुआ, जहाँ पर सीसीटीवी कैमराज ना हो, वहाँ से जाता है और एक नहर के अंदर फेंक के आ जाता है। लेकिन सिद्धार्थ को ये नहीं पता था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि डेड बॉडी जो है वो एक पॉलीथीन में पैक थी तो कुछ गाड़ी के अंदर सबूत रहेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आधा बूंद खून की रस कर उस गाड़ी के अंदर गिर चुकी थी। एक आधा बाल, ऐसी चीज़ें जो थी वो उस गाड़ी के अंदर गिर चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस को शक हुआ। बहरहाल पुलिस ने जब इस पूरे केस की बात सुनी, सिद्धार्थ की बात सुनी, तो पुलिस ने सिद्धार्थ को अरेस्ट कर जेल में भेजा और ये मामला कोर्ट में गया। और न्यायालय में जब गया तो 2019 का ये मामला था। साल 2022 में जो निचली अदालत थी उसका फैसला आया। जो सिद्धार्थ था उसे उम्र कैद की सज़ा हुई और जो ममता थी माँ, उसे 3 साल की सज़ा हुई। बहरहाल निचली अदालत का फैसला आया है। अब ये लोग हाई कोर्ट वगैरह गए और जैसे ही इसमें कुछ और अपडेट आएगी मैं बताऊंगा। लेकिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि जो सामने वाला आदमी है उसने मजबूरी में ऐसा किया हो, लेकिन क्राइम और कत्ल किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट्स था, जूता करके आइडिया लिखते हैं, सॉरी नमस्ते, मैं नेपाल से हूँ और रोमानिया में रहता हूँ। आपकी स्टोरी अच्छा लगता है और बहुत ही मेहनत कर आप स्टोरी बनाते हैं, वेल डन ब्रो, पीस, जय मेटल। तो भाई जूता करके आइडिया है इनकी और रोमानिया में रहते हैं भैया। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप नेपाल से हैं और रोमानिया में रहकर हमारी कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू है लिखते हैं, बहुत ही इमोशनल कहानी है भाई, आपके ज़रिए जो बात डिटेल से सुने वो अच्छी ही होती है, शुक्रिया भाई। तो स्टेटस फॉर यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नाइस स्टोरी। तो मंसूरी भाईजान जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, अच्छी है कहानी और दिल को तड़पा दिया, ऐसी स्टोरी पहली बार सुनी छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बड़े भाई। उसके बाद में अकीब शेख हैं लिखते हैं, मैं एमडी रियाज दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से अल्लाह उस लड़की को हिम्मत और सब्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो एमडी रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर हैं लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी, सतवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गर्ल वू हु करके आइडिया लिखते हैं, दिस इज़ ट्रू लव मेड मी इमोशनल, ऑलवेज वॉचेस देयर स्टोरीज एंड इट रियली हर्ट माई हार्ट बट आई हैड टू पास अवे। यानी जो मैंने कल कहानी सुनाई थी बहुत ज़्यादा दर्द भरी थी, उसी के बारे में अपने वर्ड्स लिखती हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर शर्मा है लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुंदर कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। नफीस खान है लिखते हैं, भगवान भागम भाग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाई, दिल मोहब्बत की याद करके आंखों में आंसू आ गए। तो भाई आपका शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं लिखते हैं, बहुत दुखी की कहानी थी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका शुक्रिया। रियाज अंसारी हैं लिखते हैं, बहुत दुख भरी कहानी है, तो रियाज अंसारी जी आपका शुक्रिया। भारत शर्मा है लिखते हैं, नाइस स्टोरी, तो भरत शर्मा जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी है लिखते हैं, नाइस स्टोरी, रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। देव मेहरा है लिखते हैं, RIP विवेक भैया, तो RIP विवेक भैया और आपका शुक्रिया खैर देव मेहरा जी। उसके बाद में राजपुरा खबरनामा लिखते हैं, शाविज भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही दुख भरी कहानी है, तो राजपुरा खबरनामा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है हारून अंसारी है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो हारून अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोगीब अज़मी है लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, वाकई ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है, मैं आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनता हूँ। तो मोगीब अज़मी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सऊदी से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में K2712 करके आइडिया लिखते हैं, कैंसर पर 7 दिन पहले ही सबसे बड़ी खबर, रूस ने खोजा वैक्सीन, 2025 तक बाज़ार में सस्ते में होगा इलाज। तो भाई
कह नहीं सकते कि वैक्सीन कितनी ज़्यादा कारगर होगी या फिर कितनी नहीं। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, दोहा कतर से सुनता हूँ, जौनपुर का रहने वाला हूँ, बहुत शुक्रिया। सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये थे आप लोगों के कल के प्यारे प्यारे कमेंट्स और ये थी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।